दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रैक में। आज हम वैदिक संस्कृति के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन बना था लूसेंट जीके से वो मैंने अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और इस बार मैं वैदिक संस्कृति के बारे में जो भी क्वेश्चन है लूसेंट जीके के उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज का पहला सवाल है, शुरुआत करते हैं हम लोग। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो होता है उससे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व जो होता है उससे उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो पहला सवाल था हमारा पूर्व वैदिक काल का, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है, और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। अगला सवाल है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अब जो भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना हमें। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वो सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, वे लोग ग्रामीणों में निवास करते थे। और सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला सवाल है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो भी फसल दिया हुआ जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू, तो तंबाकू का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। बाकी की जौ, गेहूँ, चावल का ज्ञान था उन्हें। और सिंधु सभ्यता के लोगों को चावल का ज्ञान नहीं था, और वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता। किस नाम से? श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्या? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। किसमें? ऋग्वेद में दी गई है। आप लोग जानते ही होंगे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है। इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और प्रथम वेद भी ऋग्वेद है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन होगा बी, वेद, उपनिषद, उसके बाद ब्राह्मण, और उसके बाद आरण्यक लिखे गए हैं। ठीक है। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हम जानते हैं कि 4 है। कितनी है? 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद है। अगला सवाल है, कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो त्रयी वेद में होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला सवाल है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। अगर सिंधु सभ्यता का बात करें तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? उन लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे? सामवेद को कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। कौन है? मनु। अगला सवाल, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन बी, श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्या है? गोधन।
अगला सवाल है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का पहली बार उल्लेख है 10वें मंडल में मिलता है। किसमें? 10वें मंडल में मिलता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितनी है? 18। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। अगला सवाल है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना को ज़्यादा बल दिया जाता था। किसकी? प्रकृति की उपासना को। अगला सवाल है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? इंद्र के लिए। अगला सवाल है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। किससे? ज्यामिति से। अगला सवाल अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युय माँ अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? यह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम भारत बाहर से आए थे और कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। और कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और बसे कहाँ थे? पंजाब में। ठीक है। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसमें वेद है और उनके यज्ञकर्ता के बारे में दिया हुआ है। तो ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता है जो है ये होत्री हैं। यजुर्वेद के अद्रवेयु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के होत्रा या होत्री, यजुर्वेद के अद्रवेयु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा रचना की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। अगला सवाल है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक कन्नद हैं। कौन है? उल्लूक कन्नद हैं। अगला सवाल है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी। अगला सवाल है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण हैं। कौन है? वादरायण। अगला सवाल ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ठीक है। अगला सवाल प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह परशुनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला सवाल धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये सही जवाब होगा 1/6। जो भू राजस्व की दर है 1/6 है। अगला सवाल है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। और हमें अब कुछ देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि 1500 से 1000 जो ईस्वी है वो पूर्व वैदिक काल का युग था और 1000 से जो 600 ईसा पूर्व था वो उत्तर वैदिक काल का था और 800 से 600 हो गया ब्राह्मण। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो अछूत की अवधारणा जो है वो उत्तर वैदिक काल में उदित हुई है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई क्या है? एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए महत्व इसका दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबंधित है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री देवी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और ये देवी सावित्री को संबोधित है और ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने किया था? गौतम जी ने किया था। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो निष्क है वो स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। किसको? स्वर्ण आभूषण जो होते थे उनको निष्क कहा जाता था।
अगला सवाल है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। ठीक है, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला सवाल है उपनिषदीय पुस्तक हैं वो किस पे आधारित है? वो दर्शन पे आधारित है। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पे आधारित है। ठीक है, अगला सवाल सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो ऋग्वेद जो है उसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यजुर्वेद जो है ये स्तोत्र एवं कर्मकांड के बारे में लिखा हुआ है। सामवेद जो है वो संगीतमय स्तोत्र है। और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। इस तरह से ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद का सही जवाब हो जाएगा लोक स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद का संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला सवाल देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, मतलब वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा किया गया है। और पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। याद रखना, याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक वर्णित नदी किसके बारे में है? सिंधु नदी के बारे में। और पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे वो केकय के शासक थे। किसके? केकय के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोर उपनिषद जो होता है उसमें नचिकेता और यम के संवाद के बारे में, मतलब उनके जो भी बातचीत हुआ था उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है कठोर उपनिषद में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए? तो जो कुभा का जो जगह है, जो काबुल नदी है, वो अफगानिस्तान में है। अब तो सबको जानता ही होंगे कि अफगानिस्तान में ही काबुल है। ठीक है, तो वहीं पर हमारा जो वैदिक नदी है उसका स्थान निर्धारित किया गया है। अगला सवाल है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि के द्वारा किया गया था जो, वो सांख्य दर्शन है। कौन सा है? सांख्य दर्शन जो है वो दार्शनिक प्रणाली है। अगला सवाल है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के जो प्रमाण जो कहाँ से मिले हैं? वो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। कहाँ? अंतरजी खेड़ा से मिला हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अगला सवाल निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये प्रस्थान त्रयी में शामिल है। अगला सवाल है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत न्याय से संबंधित है। किससे? न्याय से संबंधित है। अगला सवाल है सुमिलित करना है। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। किससे? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से रिलेटेड है। यजुर्वेद के बारे में बात करें तो ये बलिदान विधि के बारे में बताता है। सामवेद जो है वो संस्कृति का है। ठीक है, तीसरा ए का 3, बी का 1, इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा के बारे में बताता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में लिखा हुआ है। और सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता वो चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित हमारी पुस्तक चरक संहिता है। अगला सवाल है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ठीक है, अगला सवाल है वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थी वह एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? एक मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। ठीक है, अगला सवाल है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी।
वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र। अगला सवाल है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। क्या होगा सही जवाब? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद भी ऋग्वेद है, अंतिम वेद है अथर्ववेद है और चौथा वेद का नाम अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है जो देवी सावित्री को समर्पित है और इसके लेखक विश्वामित्र हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य योग है। क्या है? सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। और सांख्य के कौन है? कपिल मुनि हैं। कौन है? कपिल मुनि। वैशेषिक के कौन है? उल्लूक कनद है। मीमांसा के कौन है? मीमांसा के हैं वादरायण। और योग के कौन है? पतंजलि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है सवाल है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? तो सभी जानते हैं कि वैदिक युग में हुई है इनकी। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो सबको हम जानते हैं कि जो आर्यों द्वारा लोहार जो है वो उपयोग में नहीं लाई गई थी, बाकी सबका परिचित थे वो लोग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित करना है। तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से है, गंधर्ववेद सामवेद से है और शिल्पवेद अथर्ववेद से है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद से है, धनुर्वेद यजुर्वेद से है, गंधर्ववेद सामवेद से है और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र जो है वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है जिसमें से जो कुछ मंडल है जिनको गोत्र मंडल कहा जाता है। तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला सवाल है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। जो सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है उसमें जादुई माया और वशीकरण के बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वर्ष है। आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ और आर्य जो शब्द है वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, 10वें मंडल में वर्ण मंडल का उल्लेख है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया हुआ है जो देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे और अफगानिस्तान में भी बसे थे। ठीक है, कौन सा वेद असत्य गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद जो है वो गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य में है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के बारे में लिखा हुआ है। यजुर्वेद गद्य और पद्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के बारे में भी बताया हुआ है। अगला सवाल है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम सभा संस्था कौन सी थी? तो वो सभा थी। अगला सवाल है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला सवाल है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जब है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया। गोत्र जो हम लोग का गोत्र होता है वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आया है। और अगला सवाल देखते हैं। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष रहता है और निम्न वर्ण की स्त्री के साथ में उनका विवाह होता है, उसे अनुलोम विवाह करते हैं। अगला सवाल ठीक उसका उल्टा है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह मतलब निम्न वर्ण की स्त्री और उच्च वर्ण का पुरुष। इस तरह से उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ये ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
वैदिक युग में यह वह किसे कहा जाता था? तो यह जो है वो जौ को कहा जाता था, ठीक है, और ब्रीही चावल को कहा जाता था। देखो अगला सवाल वही आ गया, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ब्रीही चावल को कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं, अथर्व का वेद क्या है? तो अथर्व में जादू टोना के बारे में ही लिखा हुआ है, तो अथर्व का वेद ही का अर्थ ही होता है पवित्र जादू। अगला सवाल देखते हैं, ये सम्मिलित करना है हमें। तो शिक्षा जो है, शिक्षा ध्वनि शास्त्र होगा, कल्पसूत्र कर्म कांड होगा, निरुक्त शब्द व्युक्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र के से रिलेटेड है, छंद है वो छंद शास्त्र से है। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो सबको हम सब जानते हैं कि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति माना जाती है मनुस्मृति, जो न्याय संहिता से संबंधित है, ये हम सभी को पता है। अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य मतलब जो सबसे बाद का काव्य किसे कहा जाता है? वो रामायण को कहा जाता है। पहले महाभारत लिखा गया था, उसके बाद ही रामायण लिखा गया था। अगला सवाल है, प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण कहा जाता है। अगला सवाल, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, और सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी के बारे में। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। अगला सवाल, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला सवाल है, ऋग्वेदिक के उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो वे थे इंद्र। इंद्र देवता के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघ्य कहा गया है? तो अथर्ववेद में ही सभा को नरिष्ठ कहा गया है। अगला सवाल है, किस रचना में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा, मैत्रायणी संहिता। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किसको? प्रजापति को। उत्तर वैदिक का काल है 5000 से 6000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये सम्मिलित करना है हमें। इसका ऑप्शन राजस्वई यज्ञ होता था, जो राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए जो किया जाता था यज्ञ, उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कहा जाता है। अग्निशष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ अग्निशष्टोम यज्ञ कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट सही होगा। अगला सवाल मिलाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें ऋग्वेद में जो उल्लिखित नाम दिया हुआ है और जो अभी आधुनिक नाम चल रहा है उसका उल्लेख करना है। तो देखिए, परसुनी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है, सतुद्री सतलज नदी को, आस्किनी चिनाब नदी को, बिपाशा ब्यास नदी को। तो पहले प्राचीन नाम था परसुनी, अभी है रावी। सतुद्री का नाम अभी सतलज है, आस्किनी का नाम अभी चिनाब है, बिपाशा का अभी नाम ब्यास है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है, ये सब हम जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सम्मिलित करना है, तो ये ऑप्शन ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह हो गया, देव विवाह पुरोहित का परिचार्मिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आश्रय विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुकाकर किया गया विवाह, और प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। इसलिए इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सम्मिलित करें। तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह हो गया, आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह हो गया, पराजित राज्य की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और पैशाच विवाह
सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह हुआ। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में कौन शामिल नहीं है? मातृ ऋण शामिल नहीं है। ठीक है, तीन ऋण में शामिल कौन नहीं है? मातृ ऋण शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो गेरु वर्ण मृदभांड संस्कृति जो है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। अगला सवाल है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अगला सवाल है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो हरियाणा प्रांत में जो चित्रित धूसर मृदभांड मिला है स्थल जो है वो भगवानपुर स्थान पर हाल ही में गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ठीक है, अगला सवाल है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला सवाल है। ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है जो वध योग्य नहीं है। अगला सवाल है। सुमेलित करना है हमें। तो संग्रहकृति है जो कोषाध्यक्ष को बोला जाता है। भागदूत है वो कर संग्रहकर्ता को कहा जाता है। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता है। और अछवाप प्रतिहारी या राजप्रसाद का साक्षक होता है। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट सही हो जाएगा। अगला सवाल है। रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण देवता को कहा गया है। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ऑप्शन सी वरुण जो थे वो जल या समुद्र के देवता थे। अगला सवाल देखते हैं। तीन क्रमों में तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो भगवान विष्णु को तीन पगों में तीन लोगों को माप लेने के कारण उपकरण कहा गया है भगवान विष्णु को। अगला सवाल सुमेलित करना है। पूषण जो है वो विवाह के देवता है। रुद्र पशुओं के देवता। धौ जगत के पिता। अदिति देवी की महान माता। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति है वो कानून से संबंधित है। ठीक है, और सबसे प्राचीन स्मृति भी मनुस्मृति है। अगला सवाल है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र देवी सवित्री को समर्पित है जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णन किया गया है। अगला सवाल है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है और ऋग्वेद तो भारत का ही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे अश्व रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। गलत, वे लोहे से परिचित नहीं थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। सही है। वे ताम्र और आधुनिक फाल के उपयोग से परिचित थे। यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन का सही जवाब होगा वे लोग लोहे से परिचित थे, वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? तो आर्यों के साथ संबंध का सूचक है कुबा या क्रमू। ठीक है, जो काबुल जो स्थित है उसी के बारे में है। अगला सवाल देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को प्रतिष्ठित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्य की संकल्पना था। सही है। दूसरा बोलता है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इस तरह सी ऑप्शन सही होगा। एक और दोनों सही है। अगला सवाल है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। बीजी तिलक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उन्होंने कहा था कि आर्यों का घर आर्कटिक में भी हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मिलान करना है हमें। तो वैदिक नदियाँ और उनका आधुनिक नाम। तो कुबा का अभी आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। क्या नाम है? काबुल। परशुनी का आधुनिक नाम अभी रावी है। सदानीरा को अभी गंडक कहा जाता है और सतुद्री को सतलज कहा जाता है। फिर से मिलाते हैं एक बार। कुबा काबुल को कहा जाता है, परसुनी को रावी कहा जाता है, सदानीरी को गंडक कहा जाता है और सतुद्री को सतलज कहा जाता है। तो इस तरह ऑप्शन ए का 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन डिस्कस दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे ही गए हैं। आप एक क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। पूर्व वैदिक का प्रमुख धर्म था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कनद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। किसे? महर्षि कनद को। अगला सवाल देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगन। अगला सवाल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह संबंधित प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त जो है वो विवाह संबंधी प्रकाश डालता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने वैदिक संस्कृति के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है और किस मंडल में किया गया है और किस देवी को समर्पित है और गायत्री मंत्र को किसने लिखा है। कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्द ही अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँगा। धन्यवाद।